दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक का मॉडल पेपर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा एक बात और कि ये बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है, तो इसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, वैसे आपका जो लैंग्वेज है उसी में करके चलेंगे, लेकिन अगर ये भी समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है जूल। क्या होगा? जूल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एम्पियर मात्रक है, देखिए इसमें दूरी का दिया है, एम्पियर का जो दिया है वो दूरी का दे दिया, जो बिल्कुल गलत है। इसमें हो जाएगा विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे चलेंगे, पार्सेक इकाई है, पार्सेक इकाई है जी, बिल्कुल करेक्ट, दूरी का। किस चीज़ का? दूरी का। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है? आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है पास्कल। प्रेशर जो है वो किसका मात्रक है? प्रेशर का मात्रक है पास्कल। अगला है कैंडेला किसका मात्रक है? सबको पता है ज्योति तीव्रता का। अगला है मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। अगला प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। जी बिल्कुल करेक्ट, कैलोरी में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर, जिसको डी से सूचित करते हैं, याद होगा 10th में पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है डेसीबेल किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसीबेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है एम्पियर नापने की इकाई होती है, एम्पियर नापने की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब का। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं, तो क्या होगा? बल एवं दाब का। दोनों का अलग अलग, कार्य ऊर्जा का सेम है, आवेग संवेग का सेम है, भार एवं बल का सेम है। हम लोग जो एसआई यूनिट लिख रहे थे उसमें आपको ध्यान होगा और उसी के हिसाब से डायमेंशनल फार्मूला भी चलता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा है। आंसर होगा MLT इनवर्स 3 थीटा इनवर्स 1, MLT इनवर्स 3 थीटा इनवर्स 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है कौन? बल। क्या होगा? बल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आंसर होगा द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आंसर होगा द्रव्यमान। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है मतलब क्या है? ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? आंसर होगा संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आंसर होगा आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? क्या होगा? आयतन, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो वेग दिया है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, आंसर क्या होगा? वेग। अच्छा, अगला प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो A बराबर V माइनस यू बाई टी, A बराबर V माइनस यू बाई टी। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन दिया है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल, तो आंसर होगा क्या? द्रव्यमान। ठीक है, अगला प्रश्न है शून्य में, शून्य में मतलब निर्वात में भी हो सकता है, ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का या की, ठीक है, समान त्वरण होता है। वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? एक समान होता है अगर शून्य में गिरेगा तब। अगला प्रश्न है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, बैठ करके झूला झूले, समझ लीजिएगा। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो? दोलन तो समझते ही होंगे, तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उस पर से भार कम हो जाएगा। आगे चलेंगे, घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि वो कम हो जाएगा, उसका कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है, उपर्युक्त दोनों सही, मतलब ऊपर वाला दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त दोनों सही है, मतलब संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? क्यों अंतर होता है? तो अंतर होता है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। 11th में ये बात आप पढ़े होंगे। आगे चलते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझिएगा,
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह क्या है समझ लीजिएगा। तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, आपको शायद याद होगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम। आगे चलेंगे। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। देखिए न्यूटन के गति का नियम है, कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। हम आप पढ़े भी होंगे 9th क्लास में कि हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो गोली आगे चल जाता है और बंदूक पीछे बैक मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम। आगे चलेंगे। जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय गति के कारण, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे चलेंगे। यदि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं कार्य करता। यह कथन है न्यूटन का, सिंपल है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह कथन है न्यूटन का। आगे चलेंगे। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा न्यूटन की गति के नियम के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, दूसरे नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, तीसरे नियम से संवेग संरक्षण का प्रतिपादित होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित होता है, और चौथा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध नहीं करती? तो होगा जड़त्व। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो वो होगा क्या? जड़त्व। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, पहले भी बताए हैं। आगे चलेंगे। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सिंपल सा आंसर है। तो ये 40 क्वेश्चन आज का ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो 40 क्वेश्चन का और बताएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।